आजकल हेयर लॉस सिर्फ एज की इशू नहीं रह गई है। कम उम्र में भी, जैसे 20-25 की एज में भी लोगों को हेयर लॉस होने लगता है। और जब हेयर लॉस शुरू होता है तो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को लेकर, और ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो मैं आज आया हूं डॉक्टर अविनाश अग्रवाल के पास, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और 20 साल से ये हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कम से कम इन्होंने 5,000 से ज़्यादा सर्जरियां की हैं और लोगों के हेयर को बेहतर और खूबसूरत बनाया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने हेयर को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे हेयर फॉल से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वेलकम अविनाश जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, जानते हुए कि आपका इतना कीन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को जानने के लिए। बिकॉज काफ़ी सारे लोग जैसे मुझसे कहते हैं हमेशा, डॉक्टर आप 20 सालों से इस फील्ड में हैं और आप ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्योंकि हम जब शुरू किया था ट्रांसप्लांट करना 2007-8 में, इट वाज अ वेरी निश फील्ड, बोलते हैं ना, यस नया यस फील्ड नया है, फील्ड था। लोग उसको जानते नहीं थे। बहुत कम डॉक्टर्स, स्पेशली प्लास्टिक सर्जन, यस जो इस यस ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर को किया करते थे, और वो 700, 800, 1000 या 1500 ग्राफ्ट के ऊपर नहीं ऊपर करते के थे। नहीं करते थे, पर राइट। आज जो ग्राफ्ट की काउंट की जाती है, लोग 7-8 हजार, 10,000, 15,000 ग्राफ्ट डाल देते हैं एक ही दिन में, और ऐसे टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। और हमने इवॉल्व किया है, हमने ग्रो किया है, यस और ये भी देखा है, जैसे आपने आपके फर्स्ट लाइन में यही कहा कि 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को, बच्चों को कहना चाहिए। यस अभी यस हम 50 की उम्र में तो कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो हमारे बच्चे ही हैं। यस यस तो बच्चों की उम्र के लोगों को हमने देखा है कि यस, दे आर लूजिंग हेयर, और वो लूज करने का कारण सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। जी तो मेजर वे में कह सकते हैं कि इनके अंदर, बॉडी के अंदर जो एजिंग सेल्स है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको हम ओके सिनोलाइटिक्स बोलते हैं, या ओके ऐसा बोलते हैं ओके सब्जेक्ट में, जो बुढ़ापा इनको बहुत जल्दी पकड़ रहा है। तो हमारी ओके बॉडी में एक बायोलॉजिकल एज है और जी हमारी एक नेचुरल एज है। एज तो है, राइट। एजिंग जो हो रही है वो बहुत फास्ट प्रोग्रेसिवली हो रही है। एंड वो टिपिकली आपके आपके जी कुछ क्वेश्चन जी में मैं देख रहा था, ये पूछा है आपने कि क्यों हो रही है। यस सो डेफिनेटली आई थिंक आज हम इस विषय पे बहुत डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको बताने वाले और क्लियर करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने आप को एजिंग से बचाना है, और कैसे अपने बालों को उस तरह से निखारते हुए और राइट अच्छे करते हुए राइट रखना है। राइट 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 अविनाश जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी थी, उसके बाद आपने ये ट्रांसप्लांट में स्पेशलाइजेशन किया, तो ये कुल जर्नी कैसी रही आपकी, मुझे जरा बताएं। और आपको क्यों क्यों ऐसा लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या इसमें जाना चाहिए? या सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 2006-7 की बात है, जब मैंने मास्टर्स सर्जरी में कर चुका था, और मुझे लग रहा था कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री लेनी है और मुझे हम्म, आगे बढ़ना है। बट मैं देख रहा था कि मेरे जितने भी प्लास्टिक सर्जन दोस्त हैं या और कलीग्स हैं, जी वो 35-40 के एज में अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, और 40 की एज से जब वो शुरू करते हैं अपना एस्टैब्लिशमेंट को आगे यस बढ़ाना, यस यस जब तक वो पॉपुलर होते हैं तब तक 55 के हो चुके होते हैं। राइट, तो ऑलमोस्ट। हम सोच रहे हैं कि जैसे हमने एट अ वेरी अर्ली एज में भी 28 में मैंने शुरू कर दिया ट्रांसप्लांट करना, और आज इतने सालों तक जो हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रीचिंग 50 नाउ, हमने 2 डेकेड्स में देख लिया कि हम ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, यस ज्यादा पैसा भी यस, कमा चुके हैं। वेरी तो ट्रू मैं वेरी ट्रू। बात वो नहीं कह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आपका पैशन किस में है। तो मैंने ये देखा कि मुझे ना छोटी छोटी चीजों में पैशन बहुत था। पैशन, तो जब मैं राइट। प्लास्टिक सर्जरी में घुसा तो मेरे सर कहते थे कि चलो आज माइक्रोवास्कुलर सर्जरी है, जो छोटे छोटे नसों को जोड़ना है, बिल्कुल यस, बारीक माइक्रोस्कोप के नीचे बैठ के। ओके ओके तो मैं ओके। बड़े अच्छे से उसको कर अच्छा, पाता वो था। कितनी माइक्रो होती है? बालों से भी पतली होती थी या बहुत बाल? ज्यादा पतली, ओ मतलब हो। 100x मिनिमम। आपको अच्छा, उतना मतलब डीप उसको जाके ऐसे नहीं उसको, समझेंगे लोग, हाँ। आप बालों से कंपेयर करके अच्छा, समझाओगे तो आप, समझेंगे हाँ, लोग। सो बेसिकली यस, बालों का जो रेशा है, हाँ। उससे आप कह सकते हो कि 8 से 10 गुना मोटा। ओ बस वाओ। उसी को आपको लेके जोड़ना है, मतलब दो जोड़ना नसों को है जोड़ना है, जोड़ना। इतनी बारीक नीडल से जोड़ना है। और वो माइक्रोस्कोप के नीचे हो सकती है, वो आपके राइट नॉर्मल राइट देखने से राइट नहीं होती है। तो उस सर्जरीज को मैं बहुत बेहतरीन करता था। तो मेरे सर्जन कहते थे कि आपकी आंखें अच्छी हैं, आपकी नजर तीखी है, और आप पेशेंट बहुत है। मतलब सर्जरीज होती थी कभी कभी यस, 15-15 पेशेंस, या घंटों की, 15 18-18 15 घंटों की, और यस। मैं बैठे बैठे पूरी सर्जरी खत्म करता था। सर कहते थे कि मैं जरा ब्रेक लेके आता हूँ, बट मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। वाओ, तो ग्रेट वो ग्रेट। चीजें देखते हुए डॉक्टरों ने सजेस्ट किया, मतलब मेरे सीनियर्स थे जो प्लास्टिक सर्जन खुद थे, कि आपको इसमें जाना चाहिए और ये आपके लिए बनी है फील्ड। और जब मैंने इंटरनेशनली ट्रेनिंग लिया अमेरिका में जाके, न्यू हम्म, हार्ट अकेडमी से, और ओके। वहां से सीख के आया मैं जी ट्रांसप्लांट में, फिर दुबई में भी मैंने काफी सारा काम किया। ये सारा जो जर्नी रहा मेरा, 1.5-2 साल का जर्नी रहा, इनके साथ में मैंने कम से कम 550 के ऊपर ऑपरेशन किए, और काफी कुछ सीखा और जाना कि कैसे हम उसको इंडियन कल्चर में कैसे इम्बाइब कर सकते बैठ हैं। करते हैं। क्योंकि मैं फॉरेन में हम जो सीखते हैं और जो इंडिया में हम उसको अप्लाई करते हैं,
डिजाइन और पैटर्न वो है, तो हम आगे कहते थे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एट इंडियन प्राइस, तो कह सकते हैं अब डेफिनेटली इंडिया में आके हमने उस चीजों को इंडियंस के लिए बनाया, इंट्रोड्यूस किया। यही है, इसमें काफी कुछ चेंज भी किया होगा आपने। तो रेस्टोरेशन में होता क्या है, आप थोड़ा सा बता दें कि। यस, सो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कहते हैं एक वर्ड है, इट्स इज रीअरेंजिंग फॉलिकल्स, जो आपके बाल ऑलरेडी पीछे ये साइड में दाढ़ी के एरिया में, चेस्ट के हैं, ये सारे बालों को ले करके आप सर में डाल सकते हैं। सो रीअरेंजिंग द एरियाज व्हिच यू डोंट हैव देम, जहां आपके सर में नहीं है, तो जहां नहीं होते हैं वो टिपिकली आपके टॉप एरिया में, पीछे के एरिया में नहीं होते हैं। तो वो करने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से हो सकती है, विच इज अ स्ट्रिप ऑफ स्किन, और एक एक बालों को इंडिविजुअली उठा के लेना, विच इज लाइक अ पंच, जो एक छोटा सा सर्कुलर पंच होता है। मतलब आपको जब मैंने शुरू किया था तो पंच की साइज 1.2 mm थी, आज पंच की साइज 0.6 mm है। तो इन 20 सालों में आधा हो गया पंच का साइज। क्यों? हम मैग्निफिकेशन अच्छा देख रहे हैं। पंच की जो क्वालिटी है, उसकी जो वॉल है, वो इतनी पतली हो गई कि उसके जो अंदर बाल बराबर घुस जाता है। तो काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, एंड हमने उस टेक्नोलॉजी को इम्बाइब किया, उसको स्ट्रांगली यूज किया, एंड हेंस वी कैन डू अ लार्ज नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इन अ सिंगल डे। गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अविनाश जी, आजकल यंग लोगों में बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, उसका क्या रीजन है, और वो कैसे अपने आप को इस सब चीजों से बचा सकते हैं, अपने हेयरों को बचा सकते हैं ये सब लॉस होने से? सी बाल का कैसा है, बाल ऐसे एज करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये एजिंग प्रोसेस को आपको पहले तो रोकना है। रिमेंबर, एनीथिंग दैट यू ईट, जो हम खाना खा रहे हैं, हम डाइट जिस प्रकार की ले रहे हैं, लाइफस्टाइल जैसा हमारा है, दिन में सोना, रात में जगना, या खाने में जो है जंक फूड को ज्यादा इम्बाइब करना, तेली फूड, मसाले वाला फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, ये सारी फूड को अवॉइड करना है कंप्लीटली। इफ योर फूड इज हेल्दी, इफ योर डाइट प्लान इज गुड, इफ योर स्लीप साइकिल इज परफेक्ट एंड वेल मेंटेन्ड, आप डेफिनेटली एजिंग की प्रोसेस में धीरे से जाएंगे, बहुत स्ट्रांगली नहीं जाएंगे। मतलब मैं लिटरली शॉक था, 2 दिन पहले मैं एक अपने जिम ट्रेनर से मिला, जो मैं 2007 में भी उनसे ट्रेन करता था, और मैं आज उनको देखा इतने दिनों के बाद, 25 सालों के बाद, वो जो जैसे दिखते थे 25 साल पहले, आज भी वैसे ही दिखते हैं। That's great. So I feel yes, when you work out, when you do the right diet plan, when you keep yourself the first priority, मतलब खुद को पहले ऊपर रखो। आप लोगों के कहने पे कि मुझे वो चाहिए तो वो कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहिए, वो नहीं। आप अपनी बॉडी को जानो और अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्स दो। तो अगर ये यंगस्टर्स करें, डेफिनेटली उनके। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से मुझे है, स्ट्रेस कितना रोल प्ले करता है? सो यस, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मतलब नर्स की का बेटा है, 22 साल का होगा कुछ, पिछले 4 साल से यूके में पढ़ रहा है। उसको किस लेवल का स्ट्रेस नहीं है, पैसे से प्रॉब्लम है, लोन लेके पढ़ रहा है बेचारा, खुद जाके वहां पे मेहनत करके ताकि अपनी दिनचर्या चलाएगा, प्लस पढ़ाई करेगा, प्लस काफी सारी चीजें। ये सारा ही उसके लिए एक स्ट्रेस है। आज वो पूरा गंजा है। आज 22 से 25 की उम्र में अगर इंसान पूरा गंजा हो सकता है, तो वो क्या कारण है? इट्स मेजरली स्ट्रेस। उसका एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, यूके में मौसम अच्छा है, उसने शायद खाना भी अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पे खाने की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। अगर वो सब भी इम्प्रूव हो गया है, बट क्या उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। सो यू हैव टू फर्स्ट कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल। एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले करता है बालों को ले जाने के लिए। आई नो, ये मैंने काफी गेस किया है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनका बहुत वर्क हेक्टिक जॉब है या स्ट्रेसफुल जॉब है, उनके बाल जल्दी जा रहे हैं, और जो डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजों का भी स्ट्रेस लेते हैं, उनके भी हेयर लॉस होता है, मैंने देखा है। सो हेयर लॉस का कैसे अलग प्रक्रिया है। जो आपने पहला स्ट्रेस लिया, आपको टिलोजिन इफ्लुवियम नाम का एक प्रॉब्लम शुरू होगी, जिससे कहते हैं कि इमीडिएट लॉसेस होता है, 2 से 3 महीने तक बाल गिरते रहेंगे, पर 3 महीने में अपने आप ही बालों का गिरना कंट्रोल आएगा। जिस समय आपने देखा कि वो कंट्रोल नहीं आ रहा है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको ट्रैकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करना है। यहाँ पे लोग लूज हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं अपने आप ही बंद होने चाहिए बाल, स्ट्रेस था, स्ट्रेस तो चला गया, पर 6 महीने साल भर तक आपके अगर बाल गिर रहे हैं, इमेजिन अगर आप रोज के 100 बाल बोलो, महीने के 3000 बाल बोलो, ऐसे करके आपके साल भर में तो पूरे गंजे होने वाले हैं, क्योंकि हमारे सर पे लाख ही तो बाल हैं। राइट। मतलब ये अगर आपके थोड़े थोड़े बाल गिरना अगर चालू हो गए हैं, तो दिस इज द साइन। एब्सोल्युटली। तो आप इसका केयर करना चालू करो, और खुद से केयर करने के बजाय आप किसी स्पेशलिस्ट से जाकर मिले और उनसे कंसल्ट करें। थोड़े थोड़े बाल भी कैसे आप कह रहे हो, ऐसा समथिंग जहां आपको दिखने के बाल गिर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल लाइफ में हम काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको बाल दिखाई नहीं देते, बट जब हम एक्चुअली जब उठ रहे हैं तो देखते हैं पिलो पे बाल है, जब हम बाल धो रहे हैं तो हाथों में बाल है, जब हम बालों को सुखा रहे हैं तो हमारे टॉवल में बाल हैं, हर जगह जब आपको बाल दिख रहे हैं, दिस इज एन अलार्म। ये अलार्म बज चुका है। अब ये इस अलार्म को आपको बंद करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही होगा। अच्छा, जैसे इनिशियल स्टेज पे अगर आप आ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको, चलो मैंने गेस कर लिया कि अभी जस्ट मेरे हेयर फॉल होना चालू हो गया है मेरा, तो वो किससे कंसल्ट करें इस चीज के लिए? सो टिपिकली डॉक्टर्स आजकल बहुत सारे टाइप के अवेलेबल हैं।
कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट है, जो एक्चुअली सिर्फ फेलोशिप इन ट्राइकोलॉजी करते हैं, जो जो एक हेयर की सिंपल नॉलेज। लैंग्वेज में बताओ, बहुत लोगों को ये सब चीजें नहीं मालूम सो पड़ती हैं। सो कहना चाहिए जिनके एस्थेटिक सेंटर्स हैं या हाँ। जिनके पास नॉलेज है इस चीज़ों की, वो एक डॉक्टर होता है जिसने आइदर फेलोशिप लिया होता है और या उन्होंने कुछ इस हेयर के ऊपर स्टडीज, पर्टिकुलर स्टडीज की होती ये है। होती ऑफ है। कोर्स सुपर स्पेशलिटाइज्ड डॉक्टर्स जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, प्लास्टिक सर्जन हो गए या सर्जन हो गए, वो तो स्पेशलिस्ट हैं ही हैं। राइट, पर उनके राइट। अलावा भी अगर आप किसी यस, ट्राइकोलॉजिस्ट जो से मिलते हाँ, हो, यस, वो यू आर आपको गुड टू अच्छा गो। सजेशंस दे यस, सकते हैं। फिर बाद में अगर इफ यू रिक्वायर्ड, आपको लग रहा है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तब आप जा यस, सकते हैं। यस, बट दैट्स इनिशियली स्टेज ग्रेट। पे डेफिनेटली आपको कोई डॉक्टर को अप्रोच करना ही चाहिए। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा। एक तो होता है जेनेटिक हेयर लॉस, यस, जैसे आपके जीन्स में ही है, जैसे आपके फादर, दादाजी या आपके कजिन सब, अगर हेयर उसमें भी लॉस एक हो रहा क्वेश्चन है, है, उसमें भी उसके क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ, तो वो तो हो रहा है। बट इसमें मैंने देखा है कि लोगों का लाइफस्टाइल की वजह से भी हेयर लॉस हो रहा है। बहुत तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक हेयर लॉस एंड लाइफस्टाइल कैसे हेयर लॉस? पहचाने आप जानना चाहते यस, यस, यस। हैं? सो डेफिनेटली हेयर लॉस की जो जर्नी है, ये आपको पहले तो पता करना है कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं या हेयर लॉस हो रहा है। हेयर फॉल मतलब बाल गिर रहे हैं, पर उसी प्रकार से बाल आ भी रहे हैं और आपके माथे पे स्किन दिखाई नहीं दे रही है, आपकी जगह जगह पैचेस नहीं बन रहे हैं। बट जहां आपने देखा कि आपके हेयर लॉस हो चुके हैं, दैट मीन्स वहां से बाल उगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्किन का दिखना शुरू हो गया है, विद मोर देन 30% लॉसेज ऑलरेडी, आपके 30% बाल जा चुके हैं, इसका मतलब वहां पे आपको देखना चाहिए कि वो पैटर्न किस तरीके का है। अगर जेनेटिक लॉसेस है, टिपिकली आप जीन्स में देखेंगे तो जीन्स में आपको सामने के मेन में स्पेशली हेयरलाइन जाती हुई नजर आएगी, फिर उसके बाद 2 उंगली 3 उंगली की जगह जाती हुई नजर आएगी, फिर आपको एक एम पैटर्न या वी पैटर्न बन जाएगा सामने के हिस्से में, राइट, फिर एक राइट, छोटा सा डेंट क्राउन में आएगा और ये दोनों जगह मिलने लग जाएगी। राइट, सो दिस इज राइट। हाउ यू डिटेक्ट जेनेटिक लॉसेस। बट अगर आपको जीन से रिलेटेड नहीं है या आपका पोल्यूशन से है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से है, खाने पीने के प्रॉब्लम्स की वजह से है जो आपने बराबर नहीं लिया है, आपको ओवरऑल जनरलाइज थिनिंग दिखेगी, आपको स्किन में कोई ना कोई इश्यूज दिखेंगे, लाइक फ्रॉम डैंड्रफ, सोरियासिस, एक्जिमा, कोई पैचेस होंगे, कोई अलग प्रॉब्लम्स आपको जरूर दिखेंगी, वो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। सो वंस यू गेट द राइट प्रॉब्लम, आपका किस कारण से बाल जा रहा है, यू विल बी एबल टू ट्रीट। और विमेन में स्पेशली आपको जो पार्टीशन है, पार्टीशन चौड़ा होता हुआ नजर आता है, एंड दैट्स व्हाई यू नो दिस इज, ये जेनेटिक लॉसेस है। बट जेनेटिक लॉसेस अगर नहीं है, और टिपिकली विमेन में पीसीओडी की वजह से, थायराइड की वजह से, या वजन बढ़ाना या घटाने की वजह से, या बच्चे होने की वजह से, जस्ट बेबी हुआ है, मदर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग किया है, वो सारे कारणों से नेचुरली बाल तो कम होंगे, बिकॉज न्यूट्रिशन बॉडी में कम होता चला जा रहा है। सो यू नीड टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड एज वेल गेट योर हेयर इन शेप। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, कुछ मिथ्स और रियलिटी में भी बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल जो हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, ये लोगों के अंदर अभी भी इसके प्रति थोड़ा बहुत डर सा रहता है, और वो सोचते हैं कि ये क्या फाइनल सोल्यूशन है, हेयर हेयर ट्रांसप्लांट एक फाइनल सोल्यूशन है, और कितना कारगर है ये? सो हेयर ट्रांसप्लांट एक फाइनल सोल्यूशन है, यस, बिकॉज हमने बालों को उगाने की प्रक्रिया कोशिश की है, हमने बालों में स्टेम सेल्स के थ्रू, रीजेनरेटिव मेडिसिन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू बालों को उगाने की कोशिश की है, बट जब बाल उस तरह से वॉल्यूम में आए नहीं है, जब आपके बालों की एरिया जहां अभी भी खाली और डिवॉइड दिख रही है, तब हमने जाके वहां पे ट्रांसप्लांट किया है। डेफिनेटली ये एक फाइनल स्टेज पे हम करते हैं ताकि एक लुक बन जाए, बट ट्रांसप्लांट के बाल भी बुढ़ाते हैं, जो सेनेसेंस है, जिनका एजिंग है, वो होनी है। राइट। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद वो ट्रांसप्लांट के बाल भी गिरने वाले हैं। तो स्टडीज तो लिटरली प्रूव करती हैं कि 15 साल के बाद आपको लिटरली 15 to 20% ट्रांसप्लांट बाल भी गिर जाएंगे। तो क्या आपको उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसके लिए आपको ऐसी मेडिसिन, स्पेशली ऐसी ताकत की चीजें खानी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 हो, कोलेजन हो, विटामिन हो, टाइप, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ये सारी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब लेते रहे रेगुलरली अपनी लाइफ में, आपके वो ट्रांसप्लांट के बाल भी बने रहने वाले। ओह ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वो तो यही तो है, यही तो लोगों को केयर करने आना चाहिए। लोग एक्चुअली ज्यादा करके ऊपर से केयर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये इंटरनल केयर होना चाहिए। आप अगर अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन, ये सब चीजें खा रहे हो, जो पोषक तत्व खा रहे हो, वही तो आपके स्किन और हेयर पे आएंगे। Absolutely. अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, जंक फूड, कचरा खा रहे हो, और बालों में तुम रोज हजारों का शैम्पू लगा रहे हो, तो कोई काम का नहीं है वो, मेरे लगता है। डेफिनेटली आई थिंक जैसे आपने वर्ड पे स्ट्रेस किया, बाहर से जो करते हैं स्पेशली सैलून एक्टिविटीज में, yes. काफी सारी लेडीज आके पूछती हैं मुझे, क्या मैं बोटॉक्स करा सकती हूँ, क्या मैं सिस्टीन, केराटिन, ऐसी सारी ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। मैंने बोला बालों की अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है,
वो बाल सिस्टीन केराटिन करने के बाद टूटेंगे, टूटेंगे। वो ज्यादा खराब होंगे। राइट, तो आपको डिस्ट्रक्शन में अगर नहीं जानना है, बालों की लेंथ अच्छी करनी है, आपको जड़ से उनको रिपेयर करना है। रिपेयर करना और है, जड़ से जब बाल अच्छे आ रहे हैं और अच्छे बालों को फिर और भी एनहांस करने के लिए सैलून एक्टिविटी करोगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं बट है। स्टिल यू हैव टू कीप ऑन आपके जो राइट, नीचे से नए आते हुए बालों राइट, को ताकत देते रहना है। अगर आप ऊपर से ही वीक हैं तो आप कितना भी जिम कर लो, एब्सोल्युटली आप नहीं अच्छा, आप आपका अच्छे फूड ही रिजल्ट अच्छा नहीं है, खाना ही अच्छा नहीं है, मीन एनर्जी सोर्स ही अच्छा नहीं है, तो आप कितनी भी जिम कर लो कुछ होने वाला नहीं मैंने है। किसी जिम ट्रेनर से सुना था, हाँ, आई थिंक आपसे सुना था काफी टाइम पहले। आपने कहा था कि आई थिंक 80% और 70% इज योर डाइट right, एंड yes, 30% इज योर वर्कआउट। सो आप जो yes, वर्कआउट करते हैं वो आपका 30% ही है एक्चुअली, बट आपकी बॉडी को शेप देने के लिए। बट आपने अगर राइट, डाइट अच्छा नहीं डाला उसके अंदर, वो 30% भी बेकार है। बेकार। एग्जैक्टली मैं जो मेरे जिम में आते हैं यंग स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज से समझाता हूँ। मैं बोला तुम्हारी कौन सा फेवरेट कार है या बाइक है, तो वो कोई भी एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कार की बात करते हैं या स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं। मैं बोला चलो मान लो कि वो 1000 cc की बाइक है, सुपर पावर एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है उसमें, आप उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, एग्जैक्टली उसका पावर किस काम का है? किस काम का? यस, अगर आप चाहे वो उसमें कितनी पेट्रोल सीसी भी की नहीं भी। डालोगे तो कितनी भी सीसी की हो, अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे और अच्छा पेट्रोल नहीं डालोगे, वो भी बहुत जरूरी है। वो भी बहुत जरूरी है, जहाँ कचरा है कारपोरेटर में वो वैसे तो वो पावर का कोई फायदा नहीं है। तो सेम लाइक इट, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये तो सही बात है कि आपको अंदर से उतना स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोग बहुत होम रेमेडीज करते हैं, ऑयल लगाना या जो भी बहुत सी चीजें ऐसी करती हैं, वो करना चाहिए। ऑयलिंग एकदम लोग सैटरडे को चालू हो जाते हैं ऑयल लगाने की, संडे को मस्त करेंगे। नहीं, वो हाँ, क्या कर आई सकते थिंक दादी नानी के नुस्खे बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा से उनको मानता आया हूँ और मैंने भी किया है बचपन में, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। और मैंने अपने घर वालों को भी प्रमोट किया है कि नहीं, अरारोट सॉरी रीठा, शिकाकाई, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, जैसे अलग अलग तेलों को मिक्स करके आप लगाते हैं। राइट, बट ये आपको जानना जरूरी है कि आपके बालों की पोरोसिटी कैसी है। तो जब भी हम तेल लगाते हैं, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक ही है तेल के ऊपर कि तेल कौन सा लगाएं। तो आपकी बालों की पोरोसिटी पे डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी का तेल लगाते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हाँ, तो इसको पोरोसिटी मतलब जो बालों में अगर हम अच्छा मुझे एक बाल तोड़ के पानी में छोड़ देते हैं तो हाँ, बाल तैरते हैं, कुछ बाल बीच में आकर रुक जाते हैं, कुछ बाल एकदम नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं, तो पोरोसिटी, अगर ज्यादा पानी पी लेते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, जो पी नहीं पाते हैं बीच में रह जाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पी रहे वो ऊपर रह जाते हैं। सो आपके बालों की ड्राइनेस कितनी है, कितना उनको पानी की जरूरत है, कितना उनको हाइड्रेशन की जरूरत है, वो हाइड्रेशन लेवल डिसाइड करता है आप किस टाइप का ऑयल लगाएं। जी जी। बट इन थोड़ा सा इस जो आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग बताया, कोई बताता नहीं है ऐसा। ये जो ग्लास का तो टेस्ट कैसे, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन से लेवल पे हम हैं? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल पानी में पूरा डूब गया आपका बाल, तो कौन सा लेवल है? आधा डूबा है तो बेस्ट। मतलब अगर आपके बालों में पोरोसिटी अच्छी, दैट मींस आपका बाल एब्जॉर्ब करता है बड़े अच्छे से। जितना मतलब ऑयल भी एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर पूरा पानी में डूब जा रहा है तो आपका बाल बहुत अच्छा है, हेल्दी और एब्जॉर्ब करेगा। बट रिमेंबर व्हेन योर ऑयल इज एब्जॉर्ब्ड इन द हेयर, क्या वो जड़ तक पहुंचता है? जड़ के आसपास नहीं पहुंचता, वो हेयर के रूट तक पहुंचता है, बट जड़ के आसपास नहीं पहुंचता, जड़ उसके नीचे होती है। तो जब वो रूट तक जा सकता है, दैट मींस आपके बालों को वो हाइड्रेट कर सकता है, बालों में वजन ला सकता है, बालों को एक कहते हैं शाइन और लस्टर पैदा कर सकता है। बट क्या हेयर ऑयल, क्या हेयर ट्रीटमेंट विद ऑयल्स कैन ग्रो हेयर? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। सो दीज आर टोटली नो टेक्निक के ग्रोथ नहीं लाएगा, बट आपके बालों की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। बट उसका एक फ्लिप साइड भी है। अगर आपके बाल वीक है, उसमें आप ऑलरेडी हाइड्रेशन भर देते हो, भरे हुए बाल, तेली बाल जिसमें वजन ज्यादा है, उनमें उतना प्रेशर लेने की ताकत नहीं, वो वैसे करते हैं। राइट। सो यू डोंट वांट टू ट्रॉमेटाइज योर हेयर। सो या सेफ्टी, अगर कोई भी आपको रियली ऑयल यूज करना है, हफ्ते में 2 बार यूज करना है, यस, कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस इज द फाइनेस्ट बेस्ट ऑयल। सबसे लाइट है, इजीली एब्जॉर्ब होता है, आपके बालों को उतना हैवी नहीं बनाता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल, सेसम ऑयल या आपकी पीनट ऑयल, दूसरी टाइप के सारे ऑयल्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो अवॉइड देम, क्योंकि उनको वॉश करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो एक शैम्पू से वॉश नहीं होते, 10 बार शैम्पू करना पड़े शायद। तो उससे और ज्यादा आप स्ट्रिप आउट करोगे बालों की हाइड्रेशन को और उनके क्यूटिकल्स को ओपन करके उनको और डैमेज करोगे। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैं तो रोज हेयर वॉश करता हूँ, फीमेल्स रोज नहीं करती हैं, लाइक वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार करती हैं। तो क्या रोज करना चाहिए या हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए? सहूलियत की बात है एक्चुअली, हम छोटे कंफर्ट के बात है। एग्जैक्टली। तो आपको बस देखना है कि आपने एक दिन पहले किया क्या था। अभी वही फीमेल अगर वर्कआउट्स कर रही हैं, जिम जाती हैं, प्लस खुले में सेल्समैन की तरह काम करती हैं, रोड पे रहती हैं, बाहर रहती हैं, पसीना ज्यादा है, डस्ट ज्यादा है,
उनको तो वॉश रोज करना चाहिए। बट दोज वुमेन हु आर इंडोर्स, जो बाल बांध के रखते हैं, कवर्ड घर में ही रखते रहते हैं हैं, हाँ। और घर में रहते हैं, आई थिंक उनको हफ्ते में 3 बार किया तो बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा। अच्छा, क्या रोज करने से लॉस होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा जो बिल्कुल मिथ है लोगों का, ऐसा बिल्कुल स्पेशली फीमेल्स में तो ये बहुत मिथ है कि अगर मैं रोज शैम्पू करूंगी तो मेरे हेयर लॉस होने लगेंगे या हेयर ड्राई हो जाएगा। ऐसा तो फीमेल्स में बहुत होता है, मेल्स में तो कम होता सो है। अगेन आप सही टाइप का शैम्पू यूज करें। जी। शैम्पू जो है हफ्ते में 2 बार जो आप वॉश करते हैं वो ट्रांसपेरेंट शैम्पू जो क्लेंजिंग शैम्पू होता है, ओके। और एक बार आप यूज करें जो है क्रीम बेस्ड शैम्पू जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसमें हल्का सा यस, क्रीम क्रीमी, होता है हाँ, क्रीमी वो। टाइप होता और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम क्रीम बेस्ड नहीं यूज कर सकते, आप उस शैम्पू के बाद एक कंडीशनर की पत्ती लेयर है। आपके बालों में लगाएं लगाएं। हर शैम्पू के बाद, तो ना ड्राइनेस फील होगी, ना बाल खराब होंगे, क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे, राइट। बाल एक दूसरे में एंटेंगल नहीं होंगे, फ्रिजनेस नहीं आएगा, राइट। बाल इजीली मैनेजेबल होंगे। तो ये सारी चीजों का आपको देखना है कि केयर बाल की करना क्वालिटी पड़ेगा। कैसी है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना क्या है। राइट, दैट्स ट्रू। अब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स पे आते हैं तो सर। ये FUT वर्सेस FUE, क्या है सिंपल लैंग्वेजेस में इसके दोनों को डिफरेंट क्या है? So FUT is or FUE is a technique of hair transplant. FUT is a gold standard जो सबसे पहले डिवाइस हुआ है आज से 35-40 साल पहले, जब डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि हमको बाल लगाने हैं और हमको बाल ट्रांसफर करने होंगे सामने की तरफ। बट फॉलिकुलर यूनिट्स में, फॉलिकुलर यूनिट्स का मतलब क्या है? एक बाल जो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, कभी कभी वहां पे से एक ही पॉइंट से 3 बाल 4 बाल भी निकलते हैं। सो दैट इज अ फॉलिकुलर यूनिट और अ बंडल ऑफ हेयर। जब हम स्ट्रिप ऑफ स्किन को निकालते हैं कान के पीछे से दोनों तरफ से, लाइक अ सी शेप और यू शेप, वो हल्के से स्ट्रिप जो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 सेंटीमीटर सेंटर से चौड़ी होती है और अबाउट 1 सवा सेंटीमीटर साइड से चौड़ी होती है, उनको इंडिविजुअली कट किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। सो वो कट किए हुए ग्राफ्स को इंडिविजुअली होल्स बना के इंडिविजुअली लाइक अ स्टिक विद अ स्टिक आपके अंदर प्लेस किया जाता है विद फाइन फोर्सेप्स एंड नीडल्स, और वो बालों को उगाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप टेक्निक। सो FUT इज फॉलिकुलर यूनिट स्ट्रिप ट्रांसफर, ट्री ट्रांसफर, दैट इज FUT। अब FUE की बात करें, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और एक्सीजन। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एक्सीजन मतलब कट करके निकालना। सो जो एक्सट्रैक्शन वर्ड है 2016 के बाद से एक्सीजन में बदल गया, बिकॉज उन्होंने देखा कि हमें ब्लेड यूज कर रहे हैं जो सर्कुलर है, जो बहुत ही बारीक है, जो एक एक जड़ को, उसके जैसे 2 या 3 बाल की जड़ मैंने बताई आपको, वो जड़ को इंडिविजुअली निकाल रहा है। तो जब उसको एक एक करके निकालते हैं, पंच करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अच्छे से उसके सोल्यूशन में रखते हैं जहाँ पे उसको रखना रहता है, फिर माइक्रोस्कोप पे से कट्स बनाते हैं छोटे छोटे, वो कट्स के अंदर बालों को रखा जाता है वापस से। तो दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ FUE। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोगों के पास डोनर बहुत ही कम होता है, तो अगर आप उसमें FUE करने जाएंगे तो आपको कम बाल मिलेंगे, स्ट्रिप में ज्यादा बाल मिलेंगे। कुछ लोगों का डोनर ठीक है बट वो चाहते हैं कि हमारे स्किन के नीचे पतली लाइन या स्कार नहीं बने, तो उनको हम बारीक बारीक छोटे छोटे स्कार सब फैला के दे देते हैं जो समझ में नहीं आते बालों में, उसको ढूंढने से भी नहीं मिल पाते वो। तो दैट इज कॉल्ड FUE, जहाँ स्कार कम होता है, स्कार लेस नहीं बोल सकते बट हल्के स्कार, थोड़ा कम स्कार्स। बट FUT में लंबा सा लीनियर स्कार आ जाता है। FUT में पेन होता है, FUE में पेन कम होता है, क्योंकि FUE करने के 2 से 3 बाद पेन फाइबर्स शांत हो जाते हैं। कट लगने के बाद वो पेन फाइबर्स डीप होने की वजह से कम 10 से 15 दिन पेन रहता है, हल्का हल्का सा, बट उसको लोग मैनेज कर पाते हैं बिकॉज पहले वही था। अभी फिलहाल FUE इज द इन ट्रेंड, FUT बहुत कम किया जाता है। ऑफकोर्स हमने तो FUT से सीखा और सब समझा कि कैसे करते हैं। यस, so 2012 के बाद से everybody turned to FUE, but FUE में भी फाइनर FUEs आ गए, which is called as bio FUE। so basically हाँ, उसमें भी नई नई तरीके आ गए FUE के। तो मैक्सिमम ग्राफ्ट का जो प्रोसेस होता है कितना सेफ है मैक्सिमम? या सो इस बात पे काफी सारी डिबेट हुई है। बीच में हम एक गोवा कॉन्फ्रेंस गए थे, वहां पे मैंने कहा था कि नहीं, वी कैन डू कॉम्बिनेशन टेक्निक एंड वी डू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्स। तो मैक्सिमम क्या है? हर एक इंडिविजुअल का मैक्सिमम अलग है। कुछ का हम मैक्सिमम कह सकते हैं 5,000 है, कुछ का मैक्सिमम कह सकते हैं 15,000 है। तो वो कैसे डिसाइड करें? वो डिसाइड ऐसे करना चाहिए कि आपकी सेफ डोनर जोन को पहले आइडेंटिफाई करें। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी टेक्निक है कि आपके यहाँ पीछे एक बोन है जो बाहर की तरफ जट करता है बिल्कुल एकदम, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। उस बोन से 1 इंच ऊपर 3 इंच नीचे, उस 4 इंच के जोन को हम सेफ जोन शुरू कर सकते हैं। और साइड में एक पर्टिकुलर एरिया होती है जो अपने कान के ऊपर से 1 इंच छोड़ के उसके ऊपर से 2 या 2.5 इंच तक की एरिया होती है। वो इस एरिया में से आप कितने बाल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में पहले तो बाल गिनती करनी है कि कितने हैं, और उसके बाद से वो पूरा एरिया कितना है,
वो एरिया में मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ हेयर जो आपने देखे अभी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर विद द नंबर ऑफ हेयर दैट यू कैन ड्रॉ। अभी उस स्क्वायर सेंटीमीटर के हम सारे बाल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, हम उसमें से 1/3 बाल निकाल सकते हैं। तो अगर 100 बाल है उसमें से हम 30 बाल निकालेंगे। हाँ, वो एरिया पैच खाली नहीं कर सकते। तो 1/3 के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन। बट आजकल क्या है, बहुत एंथुसियास्टिक है, सर्जन्स नए हैं, चाहते हैं कि बहुत ज्यादा काम कर दें हम और ज्यादा ही लगा दे ग्राफ, पैसे भी शायद ज्यादा कमाना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट लोग नॉन सेफ जोन एरियाज जहाँ पे आपके 1 इंच की एरिया की जगह पे तो 2-2 2.5 इंच ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी चले जाते हैं। तो उस एरियाज में जब वो जाते हैं तो वो बाल की जो लाइफ है वो बहुत कम है। वो लाइफ एनीवेज आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल में वो खत्म होने वाली है। वो बाल ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं, दे आर डेफिनेटली मच वीकर कंपेयर टू दीज हेयर, बिकॉज उन बालों के अंदर भी जो कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, इसका एक लेडन लेयर होता है और वो लेयर को ही आप आगे वापस से ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन देता ही रहेगा। तो पीछे के बालों में यूजुअली डीएचटी नहीं होता, सामने के बालों में डीएचटी होता है जो हमारे बालों को खा जाता है जेनेटिकली, जो लोग प्रोन है। तो उन लोगों में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उन लोगों में डीएचटी को पहले साफ करना चाहिए, मेसोथेरेपी, लो लाइट लेजर थेरेपी, इंजेक्टेबल थेरेपी, ये सब करके डीएचटी को साफ करना चाहिए ताकि स्किन ओवरऑल पूरी हेल्दी हो। और फिर उसमें डिसाइड करना चाहिए कि अभी 6 महीने बाद जब आप देखें डोनर को कितना हम उसमें से लेके डाल सकते हैं। इफ यू डू द राइट नंबर्स यू कैन रियली मेक अ गुड चेंज। 99% या 100% में बोलूं, अपने ही बाल को हम निकाल के एब्सोल्युटली, हाँ, ये तो किसी डेफिनेटली। दूसरे का नहीं, आपका कोई जुड़वा भाई है जो एक ही थैली से पैदा हुआ है आपके साथ में, यस, उसके बाल लगते हैं, उसके बाल लग जाएंगे, जुड़वा भाई होना चाहिए। जुड़वा भाई होना चाहिए। मतलब आपके ही बाल को जो साइड से निकाल के लगाते हैं, ऐसा अगर आप जुड़वा हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बात अलग है, जो बहुत ही वंस इन रेयर सिचुएशन में आपको कोई मिलेगा। राइट राइट राइट। अच्छा, बहुत लोग वेट लॉस के लिए भी परेशान रहते हैं आजकल। जैसे लोग आज हेयर को लेके कॉन्शियस हैं, वैसे लोग वेट लॉस को लेके भी कॉन्शियस। बट जनरली लोगों के अंदर ये रहता है कि जब मैं वेट लॉस करता हूँ तो क्या उससे हेयर लॉस भी होगा मेरा? यस, सो आजकल ना एक नया ट्रेंड आया है विच इज द ओजेम्पिक ट्रेंड, और उसको कह सकते हैं मंजारो ट्रेंड, अ ट्रेंड इन विच लोग ट्रेज़ेपेटाइड, सेमीग्लूटाइड इस नाम की दवाइयों को सेवन कर रहे हैं। वो सेवन कैसे होता है, जिम में जा रहे हैं, जिम ट्रेनर बता देते हैं, कोई और अपने पहचान के लोग बता देते हैं। इट्स अ स्मॉल वायल दैट इज अवेलेबल, उसको आपको चार्ज करना है और वो उसको आपको स्किन पे रख के बस पेट में या स्किन में कहीं पे भी ले सकते हैं। वो सब टूट जाता है, छोटी सी नीडल होती है, बहुत ही बारीक, और आप उसका डोज ले सकते हैं। हफ्ते हफ्ते में लेते हैं, उससे लोगों की भूख मर जाती है, लोग खाना उस तरह से नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। और न्यूट्रिशन का कम होना ही एक इंडिकेशन है बालों को लूज कर देना, स्किन खराब हो जाना, स्किन को लूज हो जाना। बोलते हैं ओजेम्पिक फेस, एकदम बिल्कुल डरा हुआ, बिल्कुल ऐसा चेहरा। हाँ, एग्जैक्टली। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी ने उन्हें चूस लिया। चूज भी नहीं कह सकते कि यार काफी सारे जो इंपॉर्टेंट फैट पैड्स है, जैसे हम जो स्माइल करते हैं, देखो हमें कितने अच्छे से चिक्स आ जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी अच्छी है, एग्जैक्टली जो हमको अच्छा दिखाते हैं, वो फैट को भी वो खा जाते हैं। तो हमें वो नहीं होने देना है। तो हमको वो डोजेस को मेंटेन करते हुए, बॉडी को लेवल सब चेक करते हुए, इंजेक्टेबल्स में उनको चाहे तो न्यूट्रिशन देते हुए उसको हमको आगे बढ़ा के लेना है। सो दोज पेशेंट्स हु आर टेकिंग ओजेम्पिक, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं लोगों को वजन कम करने के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर की मॉनिटरिंग में उनके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हुए, बालों को न खोते हुए अपने आप को पतला करें। यस, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें कि बस किसी ने बोल दिया ले लो तो ले लो, नहीं वैसा नहीं हो जाए बस। वैसा नहीं होना चाहिए। सो एक पॉडकास्ट के थ्रू डेफिनेटली मैं चाहूंगा, बोला तो हमने ले लिया, ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं होना प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में प्रॉपर टेस्ट करवाएं सो अपना। यस, सो आप चाहें तो आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ओबेसिटी कंसल्टेंट बुलाते हैं अपने आप को, उनसे मिले। ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो ले सकते हैं ये कंसल्टेशन, एमडी फिजिशियंस ले सकते हैं, डायबिटिक डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, बिकॉज ये ड्रग एक्चुअली बना है डायबिटीज वालों के लिए, बट यूज हो रहा है वेट लॉस के लिए। तो मैंने काफी पढ़ा है इस बारे में, ये स्पेशली डायबिटीज वालों के लिए बनाया गया था, और उससे वेट लॉस इतना अच्छा मिला लोगों को कि हॉलीवुड में तो ट्रेंड सा बन गया। अब तो इंडिया में भी आ गया है ये। ग्रेट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, लोग जिम करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, तो क्या वे प्रोटीन से भी हेयर लॉस होता है? नो, सो आई थिंक हेयर बना ही प्रोटीन से है। सो जो स्पेशलिस्ट जो केराटिन मॉलिक्यूल है हमारा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ही है, बट हमें उसको नेचुरल एसेंशियल अमाइनो एसिड के जो प्रोटीन्स है उसी से वो बनता है, तो हमें वो जरूरी है। बट वे प्रोटीन पर से मसल को बिल्ड करने में काम करता है, मसल की बल्क को बढ़ाने में काम करता है। तो वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं।
इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट और आपका वे प्रोटीन आपको बर्पिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी बढ़ाता है, डेफिनेटली आपके बाल लेके जाएगा वो। बट आपको लगता है कि नहीं, आपका वे प्रोटीन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, आपका वे प्रोटीन आपको परफेक्टली नॉर्मल फील कराता है, सब कुछ अच्छे हो रहा है, यू विल नॉट लूज है, नहीं हो रही है, हैवीनेस नहीं लग रहा है, तो इट इज फाइन। सो आई टेल मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स दैट देखो, जिस दिन आप हैवी वर्कआउट करें, स्पेशली आपने वेट्स यूज किए हैं, उस दिन आप वे प्रोटीन ले लें। बट जिस दिन आप सिंपल कार्डियो कर रहे हैं, आप लाइट रख रहे हैं अपने आप को, उस दिन जरूरत नहीं है। अच्छा, आजकल जिमों में तो वैसे इलीगल है वो, बट मैंने देखा है कि शायद बहुत जगह यूज किया जाता है, स्टेरॉइड्स लोग लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो कितना इफेक्टिव, लोग बहुत डरते हैं जो अपने हेयर से मतलब प्यार करते हैं, वो तो कभी नहीं वो लेंगे। सोचते भी नहीं है उसके बारे में। यस यस। क्योंकि So जनरली again- मैंने देखा भी है ये कि जिन्होंने लिया है स्टेरॉइड्स, ये सब चीजें, उनके हेयर लॉस होते हैं। सो इनिशियली स्टेरॉइड लेने से इनिशियली आपके बाल बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं, अच्छे हो जाते हैं। बट क्योंकि ये स्टीरॉइड डोज ओवरडोज में चला जाता है, ये स्टीरॉइड्स जो लिए जाते हैं स्पेशली बॉडी को प्लम्प करने के लिए या पंप करने के लिए, अगर आप जेनेटिकली आपका मेकअप ऐसा नहीं कि आपके मसल बल्क बने, आप फिर भी उसको बल्क करना चाहते हो, वो होंगे क्योंकि उसमें हार्मोन्स है अल्टीमेटली। स्टीरॉइड्स टिपिकली मेक योर ग्रोथ हार्मोन्स, कॉर्टिजोल्स, अदर हार्मोन्स टू ग्रो हायर, इसीलिए हम उस स्टीरॉइड के इंजेक्शन लिए जाते हैं। बट उसको जैसे जैसे आप स्टेप अप करते जाते हो तो वो एक ओवरडोज में चले जाते हैं, एंड दैट ओवरडोज इज डेट्रीमेंटल टू द हेयर, बिकॉज हेयर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद स्टीरॉइड नहीं ले सकता, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब कि इतना, उसकी कैपेसिटी बाल को ग्रोथ करने की एक लिमिटेड है। उसके बाद उसके जो सिग्नलिंग पाथवे है जिससे उसको सिग्नल मिलना चाहिए, उसको जब आप डिस्टर्ब कर देते हो विच इज विद स्टीरॉइड्स, दे सिग्नल स्टॉप एंड द हेयर स्टार्ट्स टू लूज ड्रास्टिकली, और बहुत जल्दी कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बाल खो देते हैं। तो हम कहते हैं कि आप डोज लें, अगर लेना है, लेना ही पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, यू हैव टू बी मॉनिटर्ड, यू हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, और ओवरडोज नहीं हो जाए कहीं पे भी आपका। तो थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस पे बात करते हैं हम, लाइक अर्ली स्टेज हेयर लॉस जो होता है उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए? सो जब बाल गिरना शुरू हुई हुए हैं, इट्स लाइक अ वेरी क्वेश्चन फेज है, बहुत जल्द अभी तुरंत दिखाई आपको। आपको फर्स्ट थिंग इज आपके बालों की केयर करना है, जहाँ पे आप बालों के लिए रफ हो रहे हैं, अगर आप बाल खुले छोड़े रहते हैं तो बांध के रखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बालों में अननेसेसरीली ज़्यादा ऑयलिंग, ज़्यादा शैम्पूइंग, ज़्यादा उसको कर रहे हैं, उस सब चीज़ों को रिड्यूस करना है। सेकेंडली आपको मैंने बताया कि यू शुड मीट द डॉक्टर जो आपको प्रॉपर एक एडवाइस दें, उसमें आपका न्यूट्रिशन को वो बैलेंस करना बताएंगे, आपको कैसे न्यूट्रिशन को ध्यान देना है। वो आपको बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए डिफरेंट सीरम्स और क्रीम्स और लोशन पोशंस देंगे जो आपको लगानी ही चाहिए। मैं काफ़ी कहता हूँ कि लोगों को हमारे सर पे बाल हर 4 घंटे में बढ़ सकते हैं, बट वो जब 4 घंटे में बढ़ने के लिए आते हैं उनके पास वो ताकत लेने के लिए अवेलेबल नहीं है कुछ भी सामान। तो अगर आपने लगा के रखा है और वो वहाँ पे अवेलेबल है, वो जब उगना चाहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट्स लाइक एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द एयर। तो ऊपर से लगाना अलग, नीचे से खा के उनको देना अलग, उस तरह से दोनों तरफ से अगर बालों को पूरा केयर मिले तो डेफिनेटली आपके बाल मेंटेन रहेंगे। अच्छा, कुछ पीआरपी करने की ऐसे कुछ मैंने सुना है आपने? सो इट इज अ वेरी नोन थेरेपी व्हिच रिक्वायर्स योर ओन ब्लड। पीआरपी, हाँ, आपके खुद के खून को हम निकाल के एक पर्टिकुलर ट्यूब में डालते हैं जिसमें एक एंटीकोआगुलेंट होता है, एसीडी बोलते हैं उसको, या हेपारिन। उस एंटीकोआगुलेंट्स में जब मिक्स करते हैं ब्लड को, ब्लड क्लॉट होके पत्थर नहीं हो जाता, कड़क नहीं हो जाता, वो ढीला ही रहता है, लूज रहता है। बट उसमें एक पर्टिकुलर जेल होता है जिससे आपका रेड सेल्स, अदर सेल्स नीचे चले जाते हैं और ऊपर से प्लाज्मा रह जाता है जिसमें प्लेटलेट्स ऊपर रह जाते हैं। तो वो प्लेटलेट का जो कोट है वो उसको हम एब्जॉर्ब करके स्किन में इंजेक्शन से, नीडल से देते हैं। अभी प्रिंसिपल क्या है कि ये PRP is like a scavenger or it's like a product which will grow new things। अभी आपने देखा होगा जब हम कट जाता है तो हमारा खून बंद भी हो जाता है, कैसे? क्योंकि वो प्लेटलेट्स आके एक दूसरे में एक मेश वर्क बना देते हैं, और वो मेश वर्क को ठीक करने के लिए वो प्लेटलेट्स आपकी स्किन में लग के उसको पूरा हील कर देते हैं। तो वो प्लेटलेट्स आर हीलिंग एजेंट्स। तो जैसे हम प्लेटलेट्स को जमा करते हैं आपकी बॉडी में, वो जमा किए हुए प्लेटलेट्स को स्किन में देते हैं, वो प्लेटलेट्स टूट जाते हैं, और टूटे हुए प्लेटलेट्स से निकलता क्या है? ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। तो ग्रोथ फैक्टर्स कैसे, हमारे टाइप की बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के जो अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, वेज फैक्टर्स। सो ऐसे 8 टाइप के डिफरेंट फैक्टर्स है जो आपकी हर हेयर को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वापस सूख सके। सो दिस कैन बी डन रेगुलरली। बट क्या होता है कि हम वो इंजेक्शन आज एक बार देते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर ऐसा नहीं, उनको कंटिन्यूस आपको वो पुश देते रहना है। इसलिए कि ना हमारे घर में कार रखी है, हमने उसको यूज नहीं किया बहुत सालों से,
और बोलते कि अब चल गाड़ी में बैठ जाते हैं, अब गाड़ी चलेगी ही नहीं। आपको उसको या तो किसी को बुला के आपको पुश करवाना पड़ेगा। अब पुश कर दिया, बट आपने पुश करने के बाद गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी किक स्टार्ट भी हो गई, तो क्या उसको चला सकते हैं आराम से? चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गियर बदलना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। इसको आप फर्टिलाइजर बोल सकते हो। एग्जैक्टली, रेगुलर इंटरवल्स पे देते आप रहना है देते उसको, रहें तो बस ग्रोथ अच्छी आएगी। यस यस यस, राइट। तो थोड़ा सा रैपिड राउंड पे चलते हैं। गो अहेड। जैसे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ऑयल यस और नो? नो। ओके। हेलमेट में मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है? हेलमेट से भी हेयर लॉस होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अवॉइड दैट। आप बंडाना पहने, कवर डालें, तो फ्रिक्शन से आपके बाल नहीं गिरेंगे। ओके। बेस्ट डाइट फॉर हेयर लॉस, हेयर केयर? हेयर केयर, फिस्ट फुल ऑफ सीड्स, अच्छे सीड्स जो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरा पहुंचाए। और कुछ थोड़ा बहुत डाइट के बारे में? ये सब कुछ शुरुआत करनी चाहिए आपको आलमंड से, वॉलनट से, आंवला से, जो आजकल लेटेस्ट आ गए हैं सीबकथॉर्न या बर्बरीन, इस टाइप के न्यूट्रिशन के टैबलेट्स वगैरह अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत सारे आपके आते हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, रेस्वेराट्रोल, कोर्सिटीन, तो काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर नाउ अवेलेबल, वो ले सकते हैं। विटामिन सी जो आपके सिट्रस फ्रूट्स आते हैं वो ले सकते हैं खाने में। तो हो सके करें 2 टाइप के फ्रूट्स डेली, 9 टाइप के सब्जियां डेली, ओके। 2 9। ओके, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा बात करके। और एब्सोल्युटली बहुत सी चीजें आपने बताई जो लोगों को जरा भी नहीं पता थी, जी, बट जो डिटेल में आपने बताया बारीकी से, वो लगता ही है कि आप 20 साल का एक्सपीरियंस थैंक यू। सर्जरीज आपने किया जी है। जी जी, और मैं लोगों से यही कहूंगा कि आपको कोई भी हेयर लॉस से की प्रॉब्लम है या हेयर में कुछ भी आपको लग रहा है कि कमी है, या आप अर्ली स्टेज पर हैं, या हेयर में कुछ और भी कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप कभी भी आके मिल सकते हैं, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अविनाश बहुत ही एक्सपीरियंस हैं थैंक यू सो एंड मच। वेल क्वालिफाइड हैं इस चीज़ के लिए। मैं इनकी डिटेल्स अपने कैप्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अविनाश जी मेरे साथ बात करने थैंक के यू लिए, विजय, और थैंक यू, बहुत ही प्लेजर, इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए हमारे बालों के लिए, जो थैंक कि यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे यस लाइफ का। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड